देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत वर्णमाला के विषय में बताने जा रही हूँ। किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले उस भाषा की वर्णमाला को समझा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला समान होती है क्योंकि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही निकलती है। तो जो बच्चे संस्कृत में पढ़ना या बोलना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवा। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनकी संख्या 13 होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये इस प्रकार हैं: छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री। अब दीर्घ स्वर देखते हैं। जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये निम्नलिखित हैं: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। दूसरे प्रकार के वर्ण हैं व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। पहले प्रकार के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कोई भी भाषा बोलने में मुख से गले तक के 5 अंगों की आवश्यकता होती है। ये 5 अंग हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत यानी कि दांत और ओष्ठ यानी ओंठ। जो व्यंजन इन 5 अंगों के स्पर्श से निकलते हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 वर्गों में होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग और इनका उच्चारण स्थान है कंठ। दूसरा वर्ग है च वर्ग। च, छ, ज, झ, इया। इनका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अणा। इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। अगला वर्ग है त वर्ग। त, थ, द, ध और ना। ये दंत से बोले जाते हैं। और आखिरी वर्ग है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ हर व्यंजन के नीचे एक छोटी टेढ़ी लकीर खींची है जिसे हलंत बोलते हैं। जब व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है तो वो शुद्ध यानी कि प्योर व्यंजन होता है। उसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा होता। लेकिन अगर हम व्यंजन में स्वर जोड़ देते हैं तो इस हलंत का लोप हो जाता है और व्यंजन जुड़े स्वर के साथ बोला जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे व्यंजन जुड़े हुए स्वर का रूप ले लेता है। हम यहाँ पर का उदाहरण लेते हैं। का प्लस आ, का के नीचे हलंत प्लस आ, का के नीचे हलंत धन ई, की। का प्लस ई, की। का प्लस उ, कु। का प्लस उ, कु। का प्लस ए, के। का प्लस आई, कई। का प्लस ओ, को। का प्लस औ, कौ। का प्लस री, क्री। और अयोगवाह के साथ भी जब व्यंजन जुड़ता है तब भी व्यंजन के हलंत का लोप हो जाता है। क प्लस अंग, कंग। क प्लस अह, कह। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ जाता है तो व्यंजन स्वर का रूप ले लेता है और साथ में ही उसके बोला जाता है। अगले प्रकार के व्यंजन हैं अंतस्थ व्यंजन।
जिन व्यंजनों को बोलते समय कंठ के अंदर से आवाज़ आती है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं य, र, ल और व। अगले व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों को बोलते समय मुख से गर्म वायु निकलती है। इनकी संख्या भी 4 होती है, श, ख, स और ह। और आखिरी व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों को जोड़ के एक व्यंजन बनता है तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये मुख्यतः 3 होते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। क और श मिला के क्ष बनता है, ता और रा मिला के त्रा बनता है, ज और इया मिला के ज्ञ बनता है। यहाँ पर दो दो व्यंजन साथ में जुड़ते हैं तब ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इन व्यंजनों के अलावा भी और व्यंजन होते हैं जो कि संयुक्त होते हैं, जैसे द्य, श्र और प्र। दा और या मिला के द्या बनता है, श और रा मिला के श्र बनता है, पा और रा मिला के प्रा बनता है। और आखिरी प्रकार के वर्ण होते हैं अयोगवाह। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं वे अयोगवाह कहलाते हैं। इन्हें केवल चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके प्रकार हैं अनुस्वार, अंग और विसर्ग अह। अनुस्वार में लाइन के ऊपर डॉट लगता है और विसर्ग में साइड में 2 डॉट लगते हैं। जब संस्कृत आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनका संस्कृत में बहुत प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला समाप्त होती है। अगले वीडियो में वर्ण संयोग और वर्ण विन्यास के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।